अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोग स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने देखा था, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और उसमें हम लोगों ने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब किसी भी कक्षा में, उप कक्षा में या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को बांटने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि 5 तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा सकता है, जिसमें से 1 या 2 आप 10th क्लास में सीखे भी होंगे, ना भी सीखे होंगे कोई बात नहीं है, यहाँ सीख लेना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले सीखा था कि KLMN के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 1 से लेकर परमाणु संख्या 1 से लेकर 30 तक, 1 to 30 तक का हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जा सकता है। आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सब सेल के आधार पर, जो सबसे ज्यादा उपयोग में ही आता है। ये आप 10th क्लास में सीखे भी होंगे और न भी सीखे होंगे तब भी कोई बात नहीं है, इसको फिर से देखिए। SPDF के आधार पर भी हम लोग कह सकते हैं या सब सेल के आधार पर। चलिए, तो इसको हेडिंग बनाइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सब सेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन on the basis of सबसेल। सबसेल ब्रैकेट में लिख सकते हैं SPDF। ऐसा आपने सीखा होगा निश्चित तौर पे, SPDF के आधार पर इलेक्ट्रॉन का वर्गीकरण। अब यह उप कक्षा सब सेल है क्या, ये अगर हम लोग जान जाएं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बिल्कुल आसान होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सब सेल क्या है और SPDF है क्या चीज। ठीक है, तो हेडिंग बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सब सेल। अब इसको जानने के लिए हम लोग फिर देखें कि इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एक एटम है और इस एटम का शेप, आकार कैसा होता है? स्फेरिकल। और इस स्फेरिकल सेल में इसमें बहुत सारे सर्कुलर पाथ होते हैं। ये बहुत सारे सर्कुलर पाथ हैं। इस सर्कुलर पाथ को हम लोग कहते थे ऑर्बिट और सेल, और इसको हम लोग डिनोट करते थे क्या चीज से? n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6 हो सकता है। n इंफिनिटिव तक हम इसको ले जा सकते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निश्चित होती है। तो हम लोग सीखे थे कि K सेल में इसको n बराबर 1 को क्या कहेंगे? KLMN। एकदम दिमाग में सेट रखना है कि n बराबर 1 कहें या K कहें, बात समान है। n बराबर 2 कहें, L कहें, दोनों बात एक है। तो K सेल में हम लोगों ने देखा था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। L में कितना? 8, M में 18 और N में 32। ऐसा हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में सीखा था। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 इसको डिवाइड किया जा सकता है। अब हम लोग यहाँ इसको देखेंगे कि जरा डिस्ट्रीब्यूशन इसका हम लोगों ने, तो इसको एक साथ हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखें ऑर्बिट और सेल। तो ऑर्बिट अगर हम इसको कहें
तो ऑर्बिट के लिए हम लोग लिखेंगे n बराबर 1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, n बराबर 2 सेकेंड ऑर्बिट के लिए, n बराबर 3 थर्ड ऑर्बिट, n बराबर 4 फिफ्थ ऑर्बिट। और इसी को सेल के रूप में अगर हम डिनोट करेंगे तो क्या कहेंगे, K L M N। ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वह भी आप कैलकुलेट किए थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की महत्तम संख्या इसमें कितना था, 2 8 18 32। अब इसके बाद देखिए कि इसमें सेल जो है क्या चीज में बटा होता है, सब सेल में। हर सेल जो बटा हुआ है सब सेल में। जैसे मान लीजिए आप 8वां क्लास में पढ़ते, 8वां से 9वां में गए तो 9वां में आप गए होंगे तो 9वां में सेक्शन मिला होगा, 9वां ए 9वां बी, उसको हम लोग सेक्शन को क्या कहेंगे, उप कक्षा। तो वैसे ही एटम के अंदर हर सेल जो बटा हुआ होता है क्या चीज में, सब सेल में। तो नंबर ऑफ सब सेल यहां पर बनाइए, नंबर ऑफ सब सेल, उप कक्षा की संख्या इसको कहते हैं। और जितना सेल संख्या होगा उसमें उतना ही सब सेल होगा, ये बात ध्यान में रखिए। जितना नंबर होगा सेल का उतना ही सब सेल होगा। तो अब कहिए कि ये आया कहां से, हमें कहां से पता चलेगा, तो इसकी व्याख्या हम लोग अगले चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर जो पढ़ेंगे उसमें एक टॉपिक होता है क्वांटम संख्या। तो ये क्वांटम संख्या के आधार पर निकलता है कि कितना सेल होगा, कितना सब सेल होगा, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना ऑर्बिटल होगा। तो उसकी व्याख्या हम लोग आगे करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ये जाने, नंबर ऑफ सब सेल, पहले सेल में कितना होगा 1, ये दूसरा एल में सब सेल की संख्या कितना हो जाएगा 2, तीसरा में कितना होगा 3, चौथा में 4। और इस सब सेल का नाम है, तो नेम ऑफ सब सेल, नेम ऑफ सब सेल। तो इस सब सेल का नाम क्या होगा, वही यहां पर मूल बात है। तो पहला कक्षा में जो एक ही उप कक्षा है उसका नाम क्या है, एस। अब भैया फिर एस उसका नाम क्यों दिया गया, तो एस देने का मतलब है, एस वर्ड जो है एक स्पेक्ट्रम का टर्म है और उसका अर्थ होता है शार्प। तो एस शब्द जो आया है कहां से, देखिए एस शार्प से लिया गया, शार्प से एस लिया गया है। तो फिर मन में आएगा कि शार्प शब्द हुआ क्या, तो जब हम लोग स्पेक्ट्रम निकालते हैं तो स्पेक्ट्रम में व्याख्या होता है शार्प शब्द का, उसका टेक्निकल वर्ड है शार्प। तो शार्प से लिया गया है एस। चलिए अब दूसरा आते हैं, इसमें सब सेल कितना है 2, तो जिसका नाम है एस और पी। चलिए तो पहली कक्षा में एक उप कक्षा जिसका नाम है एस, दूसरी कक्षा में कितना उप कक्षा 2 जिसका नाम है एस और पी, तीसरी कक्षा में 3 उप कक्षा मिलेगा एस पी डी, और चौथी कक्षा में जाकर 4 उप कक्षा मिलेगा एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। और 5वीं कक्षा में जाकर 5 उप कक्षा, हालांकि उसका जरूरत अभी नहीं पड़ा है, उसका काम अभी नहीं पड़ा है, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा उसके पहले ही उसको ज्ञात करके रखा गया है। 5वां में 5 उप कक्षा होगा जिसका नाम होगा एस पी डी एफ जी। तो अगला जो होगा उसका नाम होगा जी, तो एस पी डी एफ जी हो जाएगा। उसको लिख भी सकते हैं अगर चाहें तो लिख ही देते हैं, एस पी डी एफ ये हो गया। और 5वीं कक्षा में यानी n/5 में तो के एल एम एन क्या हो जाएगा ओ, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 50, और इसमें सब सेल कितना हो जाएगा 5 एस पी डी एफ और जी। अब आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो हर सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निश्चित है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए देखा जाए, फिर आपसे कुछ प्रश्न करेंगे, यहां पर आपको उत्तर दे दीजिए। जब हम एक परमाणु को देखें तो इसके सेंटर में कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चारों तरफ क्या रोटेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन के लिए इसके पहली कक्षा को हम लोग n=1 कहेंगे, n=2, n=3, n=4, कक्षा संख्या बढ़ते गया। और उसी को हम लोग ऑर्बिट को क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। तो सेल के रूप में n=1 कहें या के दोनों बात एक है, n=2 L, n=3 M, n=4 N, इस तरह से। अब इसमें पहले सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32, पांचवा में 50। हर सेल सब सेल में बटा होता है, तो पहला सेल में सब सेल कितना होगा? 1, और उसका नाम क्या होगा? S। दूसरी कक्षा में गए, सेकेंड ऑर्बिट में गए, उसमें कितना सब सेल मिलेगा? 2, उसका नाम क्या होगा? S और P। तीसरा घर में चलिए, तीसरा घर में गए तो हमको उप कक्षा सब सेल कितना मिलेगा? 3, जिसका नाम क्या होगा? sp_d। चौथा घर में गए, माने यहां पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, फिर चौथा घर में आए तो यहां पर कै गो उप कक्षा मिलेगा? 4 गो। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? sp_df। और पांचवा घर में जाएंगे तो फिर 5 सब सेल मिलेगा, जिसका नाम क्या होगा? sp_df_g हो जाएगा। अब आगे देखें हम लोग, तो sp_df हो गया, sp_df_g हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो s में जब भी होगा, s में जब भी इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 होगा, 1 होगा, 2 होगा, लेकिन s में 3 इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं होगा। तो s में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 1 या 2। कहीं भी s सब सेल रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी। p में मैक्सिमम कितना होगा? 6। तो सोचिए, 1 भी हो सकता है, p में 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन p में 7 कभी भी नहीं होगा, 7 कभी भी नहीं होगा। d, इसमें मैक्सिमम कितना? 10। 10 का मतलब 1 to 10, दिमाग में ये रखना है। और f 1 to 14, 14 हो जाएगा। और g जो होगा उसमें 18 होगा, 18। g जो होगा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन तक रह सकता है। तो अब देखिए, हम इसको बांटना चाह रहे हैं, तो देखना, तो s में 2, तो फिर यहां s में 2 और p में 6। तो पहला में 2 देखो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना, यहां 2। अब चलिए 2 और 6 कितना हो गया? 8। तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तीसरा में कितना था? 18। तो s में कितना होगा? 2, p में 6 और d में 10। देखिए 18 पूरा हो गया। और हम लोग यहां पर देखें, इसमें 32 था, देखिए s में 2, p में 6, d में 10 और f में कितना? 40। जोड़ लीजिए, 32 हो गया, 32 हो गया है। अब इसमें जोड़िए, s में कहा कितना होगा? 2, p में 6, d में 10, f में 14 और g में कितना हो जाएगा? 18। देखिए 50 पूरा हो गया, 32 हो गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की संख्या हर सब सेल में निश्चित है। तो अब हम आपसे 4 बात पूछ रहे हैं। पहली कक्षा में उप कक्षा कितना होगा? 1, उसका नाम s, और s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। 2 कहें मतलब उसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 कभी भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी कक्षा, बोलिए तीसरी कक्षा में उप कक्षा कितना? 3।
सब सेल कितना हो जाएगा 3, और तीनों का नाम क्या क्या होगा sp_d, sp_d। अब फटाफट बोलना, s में कितना इलेक्ट्रॉन 2, ये आपको एकदम याद रखना। p में कितना 6, d में 10 हो जाएगा, और f में कितना 14। ये याद है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सो इजी। तो s में 2, p में 6, d में यहां लिखे हुए थे f14, g 18 हो सकता है। g का जरूरत नहीं पड़ेगा, 118 से ऊपर तत्व का आविष्कार होगा तब उसका जरूरत पड़ेगा g वाला का। तो आप 4 ही याद रखो, s, p, d और f। अब चलते हैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, तो आपका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना आ जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग ऑर्बिटल, चलिए ऑर्बिटल नया टॉपिक होगा आपके लिए, एक नया शब्द होगा ऑर्बिटल। ऑर्बिटल हम लोग कहते हैं कि जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम कॉल्ड ऑर्बिटल। माने वह जगह जहां इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना सबसे ज्यादा होगा वही ऑर्बिटल कहलाता है। इसको ऐसे समझिए, मान लिया कि आप 9th क्लास में एडमिशन लिए, 11th में एडमिशन लिए, छोड़िए 9th तो खत्म है आपके लिए, 11th क्लास में एडमिशन लिए। तो 11th क्लास में गए तो आपको जब ग्राउंड के अंदर, गेट के अंदर पहुंचे आप एडमिशन लेके, तो वहां क्लास में विभिन्न सेक्शन मिलेगा। तो उस सेक्शन में जैसे कि मान लिया कि 11th A, 11th B, 11th C ऐसे मिल सकता है। तो सेक्शन जो हो गया वह उप कक्षा हो गया। अब आपको बताया गया कि आपका नाम लिखा हुआ है 11A में, तो आप 11A के क्लास में जाइएगा। तो 11A के क्लास में जाइएगा, तो जाने के बाद आप खड़ा रहिएगा कि कहीं ना कहीं बेंच पर बैठ जाइएगा। तो जिस बेंच पर बैठे उसको आप मान लीजिए ऑर्बिटल। तो बेंच पर मान के चलिए कि 2 आदमी को बैठने की संभावना थी, 2 आदमी को बैठने का रूल बना हुआ था कि एक बेंच पर 2 आदमी बैठेगा। तो अब बताइए कि अगर एक क्लास में 20 लड़का का एडमिशन था तो कै गो बेंच की आवश्यकता पड़ेगी? 10 गो का। अगर 40 लड़का का एडमिशन है तो कितने बेंच की आवश्यकता? 20 का। ठीक है, तो वही बात यहां पर है कि ऑर्बिटल क्या है कि जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम, दैट स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है उसको ऑर्बिटल कहा जाता है। तो ये ऑर्बिटल जो होता है वो ऑर्बिटल को एक बॉक्स से सूचित करेंगे। इसको जरा ध्यान से देखना, पूरे 2 वर्ष तक इस टॉपिक का सबसे ज्यादा उपयोग आपको पड़ते रहेगा। तो एक ऑर्बिटल को एक बॉक्स से सूचित करते हैं हम लोग ऐसे, ये बॉक्स मिले लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या समझ लेना, ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऑर्बिटल इज डिनोटेड बाय ए बॉक्स। ठीक है, अब बताइए, तो एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। सोचिएगा, एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो चलिए इस 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना बॉक्स बनेगा? एक। अब चलिए फिर यहां से देखना ध्यान से, ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए कै गो बॉक्स बनेगा? एक। अब सोच के बोलना, 6 इलेक्ट्रॉन, कितना बॉक्स? 3 को बॉक्स होगा। देखो तब ना, एक बॉक्स में हम आपको क्या बताया, एक बॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। तो 6 के लिए कितना की जरूरत पड़ गया? 3। चलिए यहां पर आते हैं, फिर एस में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो कै बॉक्स? एक बॉक्स, मतलब एक ऑर्बिटल। फिर से देखना, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, कितना बॉक्स? 3। 6 इलेक्ट्रॉन तो 3। अब आप सोचकर बोलना, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना बॉक्स? 5। 5 बॉक्स हो जाएगा। तो इसमें ऑर्बिटल कितना हो गया? 5। आगे बढ़िए, फिर चौथा कक्षा में एस में
1, P में 3, 3, D में 5 और F में बोलो 7। 14 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा 7। 1 2 3 4 5 6 1 2 5 6 7। अब देखो यही है ऑर्बिटल कंसेप्ट। तो इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा फाइनली ऑर्बिटल में, और एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और वह 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक एरो से सूचित करेंगे। आराम से इसको सीखना, थोड़ा भी कंफ्यूजन हो इसको बार बार पढ़िए। एक इलेक्ट्रॉन को, ये जो एरो देख रहे हैं ये एरो एक इलेक्ट्रॉन को सूचित कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग 2 एरो से सूचित करेंगे। लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन जो रहेगा ऑर्बिटल में हमेशा एक दूसरे के विपरीत, तो एक को कहेंगे क्लॉकवाइज और दूसरा को कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। देखो तो ई क्लॉकवाइज आई क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अभी तीर के निशान लिखने में थोड़ी सी परेशानी है। ऐसे देखो पहले सीखो, ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसको शॉर्ट में सुविधा के लिए ऐसे लिखेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप ऐसे भी लिखते हैं तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसे लिखने में आसानी होती है, इसलिए हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। फिर से देखते लो, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए अब हमको यहाँ पर देखिए, अब समझ में आ गया होगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो इसमें एक क्या रहेगा क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। फिर से आइए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको जरा भरने का तरीका सीखिए। इलेक्ट्रॉन जब भी भरेगा तो पहले एक एक करके भरेगा क्लॉकवाइज, और जब भर जाएगा एक एक करके तब भरेगा एंटी क्लॉकवाइज। जैसे भोज खाने जाते होंगे तो पहले एक बार में सबको बंट जाता है सब तरफ, अब बाद में जिसको जरूरत होता है फिर देता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों एक के जगह भर जाएगा। पहले सब भरेगा कैसे, एक एक करके, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन भर गया क्लॉकवाइज। अब भरेगा कैसे एंटी क्लॉकवाइज, 4 5 6। अब आ जाइए तीसरा घर में, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसमें 6 है तो 1 2 3, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए एक एक करके। अगर ये नहीं एक के बार 2 2 करके भरिएगा तो एक टॉपिक आता है क्वांटम नंबर, वो बनाने में आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब भी भरेंगे हम लोग कैसे क्लॉकवाइज, जब भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे क्लॉकवाइज भरेंगे, और जब क्लॉकवाइज हो जाएगा तब भरेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो चलो देखो, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 4 5 6 भर गया। अब 10 भरना है तो क्या करें, डी में 10 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरह चौथा कक्षा में आएंगे तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 4 5 6, इसमें 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 14 है तो एक एक करके 7 तक भर दीजिए, और 8 9 10 11 12 13 14, ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर गया। तो इलेक्ट्रॉन जब भर गया, इस सब का नाम स्पेशली है, एस जो भरा, उसके बाद पी है तो पी एक्स पी वाई पी जेड, ये सभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पढ़ेंगे हम लोग, इसको तोड़ तोड़ कर अलग अलग करके। लेकिन अब अगर हम आपसे पूछें तो अब आप कुछ बात बता सकते हैं। जब हम कहीं कोई तत्व को देखते हैं तो तत्व क्या चीज का मिलकर बना हुआ होता है, परमाणु का। परमाणु को, एक परमाणु को अगर हम देखें तो उसमें कितने प्रकार के कण, 3 प्रकार के कण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, तो सर्कुलर पाथ में, गोलीय कक्षा में।
जिसको KLMN से सूचित किया जाता है, KLMN से सूचित किया जाता है। पहली कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। दूसरी कक्षा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32। पहली कक्षा में कितना उपकक्षा? 1। दूसरी कक्षा में कितना उपकक्षा? 2। दोनों का नाम S और P। चौथी कक्षा में 4 उपकक्षा, उसका नाम SPDF। S में ऑर्बिटल की संख्या कितना? 1। S में ऑर्बिटल की संख्या 1 और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। P में बोलना, P में ऑर्बिटल की संख्या 3, ऑर्बिटल की संख्या 3 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। उसके बाद बोलना D में ऑर्बिटल कितना? 5 और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। अब अगर इतना आपको दिमाग में अगर आ गया है तो अब आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब सेल के आधार पर लिख सकते हैं। तो चलिए लिखा जाए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको उतार दिए होंगे। तो चलिए हम लोग अब देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ये पहले बता चुके हैं, 1। माने जितना रहेगा एटॉमिक नंबर उतना ही रहेगा इलेक्ट्रॉन। अगर 5 एटॉमिक नंबर तो 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। बिल्कुल आसानी से बन जाएगा 1 to 30 तक। जैसे मान के चलिए यह पेड़ है, अभी पातेपुर राघोपुर सब में बाढ़ आया हुआ है, तो मान के चलिए ये पेड़ है और ये पेड़ के चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, बाढ़ आ गया। इस पेड़ में बहुत सा डाली है, तो जब बाढ़ आ जाने पर लोग इस पेड़ पर चढ़ जाते हैं ऐसे विभिन्न प्रकार के डाली पर जान बचाने के लिए। इस डाली का नाम है 1s। चलिए इसको ध्यान से देखिए तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। ऊपर जब आगे बढ़े तो इसका नाम 2s और तब है 2p। आगे बढ़ते हैं 3s 3p और तब आना चाहिए था तीसरी कक्षा में 3d, लेकिन उसके पहले क्या है 4s और तब है 3d। अब सोचकर बताइएगा एक बार कि इस पर आदमी बैठा हुआ हो, अब बाढ़ में फंसा हुआ रहता है आदमी, तो वो चाहेगा कि उसको खाना पीना मिले। तो आप मान के चलिए कि 10 गो रोटी लेकर पहुंचे यहां पर। अब बांटने चलिएगा तो सबसे पहले रोटी किसको मिलेगा? रोटी काहे बांटे? मिठाई बांटो। तो सबसे पहले मिठाई किसको मिलेगा? 1s को। तब कहां मिलेगा? 2s को। तब 2p, तब 3s, तब 3p, तब 4s और 3d। आपको दिमाग में एक चीज रखना है, s आपसे कितना मिठाई मांगेगा, माने s में कई इलेक्ट्रॉन रहता है? 2। p में कई इलेक्ट्रॉन रहता है? 6। मतलब वो आपसे कई गो मिठाई मांगेगा? 6। अब चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से आप लिख सकते हैं, ऐसे देखना। चलिए अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, माने एगो मिठाई था, ये चला यहां पर से बांटने। तो सबसे पहले नीचे से कौन भेंट हो जाएगा उसको? 1s। अब 1s मांगेगा कितना? 2, लेकिन s लेकर गया कितना? 1। काहे कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 ही है। इलेक्ट्रॉन कितना है? तो इसको लिखेंगे ऐसे 1
एस मांग रहा था 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हाइड्रोजन ने कितना दिया, 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए लिख देंगे 1s1। यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का। अब बोलिए दूसरा हीलियम, तो इसके पास कै गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो। तो हीलियम पहुंचा का इलेक्ट्रॉन लेके, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लेके। अब एस कै गो मांगेगा, 2 गो, इसको दे दिया 2, 1s2, 1s2। तीसरा लिथियम, बोलिए, अब आप आसानी से बता सकते हैं, 3 मिठाई लेके चला, तो 1s कै गो मांगेगा, 2 गो, और जो बच गया वो कहां मिलेगा, 2s को। तो देखो 1s2, 2s1 हो गया यह लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4 नंबर बेरिलियम, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 4। चलिए चारों बंटवाइए, 1s2, 2s2। 5वां नंबर बोरन, सबसे पहले किसको मिलेगा, 1s2, 2s2, 2s2 मिल गया इसको। अब 2p, तो p मांगेगा कितना, 6, लेकिन इसके पास बटा गया है कितना, 2 और 2 4। तो अब ये मांग रहा है 6, लेकिन बचा हुआ है 1, इसलिए इसको 1 के को दे देंगे, तो हो गया 2p1। 6 बोलना कार्बन, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना, 6, बोलिए 1s2, 2s2, 2p2। 7 नाइट्रोजन, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 7, 1s2, 2s2, 4 बट गया, 4 बट गया, अब कितना हो जाएगा, 2p3। ऑक्सीजन 8, इलेक्ट्रॉन 8, 1s2, 2s2, 2p4। फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1s2, 2s2, 2p5, 2p5। आगे बढ़िए, 10 में नियॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 10, तो 1s2, 2s2, 2p6। 11 सोडियम, 11 इलेक्ट्रॉन बंटवाइए यहाँ, 1s, 2s, 2p, तो 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2, 2s2, 2p6 कितना बटा गया, जोड़ लो, 6 2 8 2 10, बचा कहाँ, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो अब यहां जाएगा तो इसको कितना दे देगा, 3s1। आगे बढ़िए, 12 मैग्नीशियम, 12 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2। अब आइए अल्युमिनियम, 13 में अल्युमिनियम 13, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, यहां तक बट गया है। अब जोड़ो तो 6 2 2 2, तो कितना 12। अब बचा कहां, तो जाएगा 3p में, तो 3p मांगेगा 6, लेकिन है कितना 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दी। 14 सिलिकॉन, बोलो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। 15 फास्फोरस, 15 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। 16 में सल्फर, इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, एक एक बढ़ते चला जाएगा। क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। 18 आर्गन,
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गया। अब 19 p6 तक यहां बट गया। अब 3p के बाद कौन आएगा? तब 4s। 3p के बाद कौन आ जाएगा? यहां पर 4s आ जाएगा। तो 19 पोटेशियम इस तरह से 30 तक हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसे आगे का भी लिख सकते हैं। आपको जरूरत के खासकर आपको 21 to 30 काफी महत्वपूर्ण है। तो इसको कीजिएगा क्या, आप 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा 1 से लेकर 30 तक का। और वो बिल्कुल आपको लिखने आना चाहिए, एकदम दिमाग में सेटिंग रहना चाहिए। तो ये था आपका 1 to लेकर 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस आधार पर हम लोग देखें? तो सबसेल के आधार पर, माने एसपीडीएफ के आधार पर। अब इसी को हम लोग आगे देखेंगे ऑर्बिटल के आधार पर। मतलब यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग ऑर्बिटल के आधार पर देखेंगे। तो पहला हम लोग लिखे K11 के आधार पर, दूसरा हम लोग देखे सबसेल के आधार पर। अब अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे इसका, और यही चीज को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। अगर ये आप लिख लेते हैं 1 से 30 तक का, तो इसके आगे वाला आपको ऑलरेडी अपने आप बन जाए। तो 1 to 30 का हम लोग सीखेंगे ऑर्बिटल के आधार पर। अब इसको आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल के आधार पर। ठीक है, तो नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक।